हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। हम्म। बहुत ठंडी है। आवाज़ कम हो रही है क्या या कम आ रही है? तो कल कहाँ थे हम? हमारा वो अच्छा वो हो गया है, मिक्सचर एलिगेशन। आप लोगों ने शीट कर ली? प्रॉफिट एंड लॉस की शीट हो गई? सर मैंने नहीं की। करो यार, जल्दी करो। फिर ये मिक्सचर एलिगेशन कब करोगे फिर? सर क्या हम इसको मंडे कर सकते हैं? क्या डिस्कस? हाँ, बिकॉज कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं की। तो मंडे फिर तीनों कर लेंगे फिर मंडे को ही, है ना? ठीक है, तीनों कर लेंगे मंडे को। और श्रेया, क्या हाल है आपके? हाँ सर। क्या हाल है? सर मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। हाँ बढ़िया। बताओ पेपर कैसा हुआ? सर ठीक था। ठीक था? हाँ सर। गुजराती हो गया था? लिटरेचर पढ़ लिया था आपने पूरा, जो भी था वो लैंग्वेज वाला? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत टिपिकल वर्ड्स दिए थे, लाइक डे टू डे लाइफ में हम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। अच्छा। और यहाँ के कोचिंग वाले लोग बोल रहे हैं कि उनको समझना चाहिए, लाइक डायरेक्टली वो लोग इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ऐसा तो ट्रांसलेट करे कि स्टूडेंट्स समझ सके। और सर 74 पेजेस की पेपर थी। तो मतलब वो क्या था, वो उसमें ट्रांसलेशन करना था आपको गुजराती टू कुछ ऐसा? नहीं सर, जैसा हमारा होता है ना अच्छा, सीएससी में पेपर पेपर। ही उसमें दिया हुआ था? हाँ, लैंग्वेज? उसमें सिर्फ। हाँ सर। सर दिक्कत ये है कि सिर्फ क्लास 1-2 का जो होता है ना वही इंग्लिश में प्रिंट होता है। बाकी जितने भी एग्जाम आएंगे हम्म। ना वो सब कुछ सिर्फ गुजराती में ही आते हैं। और सर गुजराती वो लोग बहुत टिपिकल वर्ड्स यूज करते हैं, सीधा ट्रांसलेट करके देते हैं। कभी कभी उसकी सेंस भी नहीं बनती है। हम्म। पर अब सर इसकी वजह से मैं अपना मीडियम भी तो चेंज नहीं कर सकती ना, मैं सब कुछ वापस गुजराती में सीखने थोड़ी बैठूंगी। बहुत दिक्कत तो होती है पर। ये बेसिकली इसीलिए है ताकि बाहर वाला कोई पेपर ही ना दे पाए। बाहर वाला क्या, तो स्टेट वाले को खुद को ही परेशानी हो रही है, तो बाहर वाला तो क्या ही देगा। हाँ सर। सर 200 एमसीक्यूज, 2 hours, 74 पेजेस और हम्म। टिपिकल गुजरात। और ऊपर से लैंग्वेज ऐसी कि समझ में ही नहीं आए। हाँ सर। सर आप मेरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, मैंने कितनी सारी जगह पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक पेपर समझ में नहीं। अच्छा, था क्या उसमें, सिलेबस क्या था? सब कुछ एज इट इज यूपीएससी का सिलेबस है। अच्छा, मतलब जीएसबी और सी सेट भी सब? हाँ, पर एक ही पेपर। लेकिन वही प्रॉब्लम, करे तो तब ना जब पहले समझ में आए कि लिखा क्या है। हाँ सर। अब ये क्या मतलब, क्या ही लॉजिक है इस चीज़ के पीछे, तो क्या ही बताएं। सर 74 पेजेस थे ना, तो सच बोलो तो कुछ कुछ क्या काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को रीड करने का भी टाइम नहीं मिला था। हम्म। नहीं, अब रीड करना वही तो बात है कि रीड तो तब होए जब वो बात समझ में तो आ रही हो, है कि नहीं? हाँ सर। इंग्लिश और हिंदी जैसा थोड़ी कि रीड एक बार में रीड कर लिया, वो पहले तो उसके वो वर्ड ही नहीं समझ में आ रहे, तो रीड करके होगा क्या? सर कभी कभी लगता है कि इससे अच्छा तो यूपीएससी था, लाइक क्योंकि उसमें 2 घंटे सर पर 100 क्वेश्चंस, यहाँ पर 200 हम्म। क्वेश्चंस, और जो नहीं आ रहा है उसको आपको ई फिल करना हम्म। है। एबीसीडी में से फिफ्थ ऑप्शन होगा ई, जिसको आपको कंपलसरी फिल करना है, अदरवाइज उसका नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा अगर कुछ भी नहीं बबल कर रहे हो तो। हम्म। अब ये 200 में सब कुछ आ गया, कौंट भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया।
और आर्ट्स तो 2 ही दे रहे वो। कट ऑफ कितनी जाती है लगभग इसकी? यूपीएससी की तरह ही होता है सर, हाफ तक चली जाती है। अच्छा, मतलब 100 नंबर तक के आसपास। हाँ चलो, तो अभी कोई और पेपर है इसके बाद? सर, अब तो इंग्लिश वर्जन वाला आएगा फाइनली, मतलब क्लास 1-2 का पेपर आएगा अभी। जनवरी में बोल रहे हैं कि कैलेंडर देंगे, मतलब कि। और अब ये जो नया है ना चेयरमैन, हम्म। वो उनका स्ट्रेटेजी ये रहता है कि गुजरात के बच्चे अच्छे से यूपीएससी दे, उसमें सिलेक्ट हो। तो उस तरीके से एग्जाम सेट करते हैं कि जो हाँ यूपीएससी के प्रीलिम्स हो ना, उससे पहले यहाँ की हो जाए। तो ऑलमोस्ट अप्रैल या मई में होगी। चलो ठीक है फिर, उसके लिए करो, हाँ सर, उसके लिए तो है ना? चालू कर दिया मैंने। बस ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्योंकि सवाल। उसमें तो वही मेरी वो उसमें तो वही सर मेरी बुक्स ही रहेगी ना, मतलब अब हम्म, तक जो रही थी वही। तो मेरे को सही रहता है। उसमें थोड़ा सा बस स्टेट वाला आता होगा। हाँ, वो तो हाँ, वो है, वो तो करूँगी मैं। पर बाकी पॉलिटी और हम्म, वो सब कुछ तो सेम ही वो तो वही रहेगा रहेगा। मटेरियल। हाँ, तो सही रहता है, मतलब अपनी चीज़ों को वापस रिवाइज़ करना थोड़ा सही रहता है। अब इस वाले पेपर में तो ये लैंग्वेज का एक्स्ट्रा बर्डन था ना? हाँ सर। क्योंकि उसमें कम से कम अब ये तो नहीं है, अब जो चीज़ है वो उस चीज़ पे फोकस किया जाए। इसमें तो पहले मतलब बाकी सब तो पढ़ना ही, कंटेंट तो पढ़ना ही है, वो एक एक्स्ट्रा टास्क अलग हो गया, पहले समझने के लिए लैंग्वेज पढ़नी है। हुँ। मतलब जिसको लैंग्वेज नहीं आती तो उसके लिए तो फिर मतलब वो स्टेट नॉन स्टेट एक ही बात हो गई, कि अगर आउटसाइड हाँ, का भी कोई होगा तो उसके लिए भी एक ही बात हो गई। आपको भी नहीं आती, उसको भी नहीं आती, बात एक ही हुई ना फिर वो। हाँ सर। चलो, अब क्या ही बोल सकते हैं अब इनका, ये तो इनके नीति है, अब क्या बोले यार इसमें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल ये है, और बड़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब मुझे बड़ी ईमानदारी से मिलेगा, ठीक है? कि सवाल मेरा ये है कि ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मतलब ऐप में या वेबसाइट में आप जो एक्सेस कर रहे हैं, वो लिंक आपको मिल रहा होगा यूट्यूब का, है कि नहीं? हाँ सर। रिकॉर्डेड क्लासेस। यस। तो मेरा सवाल ये है कि आप में से कौन ऐसा है जो उन क्लासेस को बाहर शेयर कर रहा है? मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब चाहता हूँ। अगर जवाब ईमानदारी से मिलेगा तो एक्शन कम लिया जाएगा, और अगर जवाब मुझे ईमानदारी से नहीं मिलेगा तो एक्शन, सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि शेयर तो कर रहा है, और वो मुझे, मैं पता लगा लूँगा कि कौन शेयर कर रहा है, ठीक है? इसलिए मैं ज़बरदस्ती अपना काम बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो शेयर कर रहा है वो मुझे बता दे, क्योंकि वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पर नहीं बोलना चाहते, वो भी मैं समझ सकता हूँ। नहीं सर, आप मुझे अकेले नहीं। में मैसेज कर देना, ठीक है? नहीं, अब ये भी हो सकता है कि अब आप तो 3-4 ही लोग हो, ये भी हो सकता है कि जो कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया हुआ है लेकिन वो लाइव क्लास में नहीं आते हैं, है ना? तो अगर वो ये वाला लेसन देखें रिकॉर्डेड में भी, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? टेलीग्राम के थ्रू कर दें या व्हाट्सएप के थ्रू कर दें, जैसे चाहें वैसे कर दें, लेकिन कर दें ज़रूर, ठीक है? अगर वो नहीं बताएंगे तो आपको पता तो चल ही जाएगा सर। नहीं पता तो मुझे चली जाएगा, हाँ। फिर मैं ज़बरदस्ती कोई एक्शन लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं ना। हाँ सर, और मेरे और आसमा के कांटेक्ट में तो हम दोनों ही होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो हम दोनों ही इधर है, तो तीसरे को तो मतलब प्रॉपर जानते भी नहीं है, उनको क्या शेयर करेंगे। नहीं नहीं, अब वो किसी ने तो सही किया है। है, ठीक है? और मेरी सर नज़र, मुझे नहीं लगता जो हम में से है कोई। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप 3-4 लोग जो यहाँ पर आते हैं, और यही 3-4 लोग ही आते हैं, इसके अलावा तो कोई आता नहीं है। तो इसके अलावा भी 4-5 लोग और हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया हुआ है, ठीक है ना? तो उनमें से भी अगर कोई है तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन्फॉर्म, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को किसी मजबूरीवश आप कह सकते हैं, ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट, मुझे वो वीडियोस यूट्यूब में डाल के अनलिस्टेड करके आपको देने पड़ रहे हैं, अदरवाइज़
लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं होता था, है ना। अब ऐसा कुछ होगा तो फिर मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उस एंड पर भी, क्योंकि ऑब्वियस सी मतलब बात कौन है। सा यूट्यूब का सर आप बोल रहे हो, ये तक मेरे को तो नहीं पता। अच्छा वो आप आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो ना। ये जो क्लास हाँ हमारी चल रही है ना, हाँ। ये क्लास जो आप जैसे अभी लाइव है, लाइव के बाद ये जब क्लास रिकॉर्डेड में जाती है ना, हम्म। जब ऐप में या वेबसाइट में आप इसको एक्सेस करते हो रिकॉर्डेड क्लास, तो वो जो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है वो बेसिकली यूट्यूब पर अपलोड की हुई क्लास है। अच्छा। ठीक है, यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है ना अनलिस्टेड करने का वीडियो उसको। होता हाँ होगा। होता है सर। हाँ मतलब एक तो होता है कि आपने वीडियो अपलोड किया, मतलब यूट्यूब बेसिकली एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना, कि आप हम्म अपना वीडियो उसमें अपलोड करके किसी को शेयर कर सकते हो। हम्म। तो हम उसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वीडियो को वहाँ पर अपलोड करके उसको अनलिस्ट करके हम इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अनलिस्टेड वीडियोस का मतलब वही है कि उन वीडियोस को सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिनके पास उसका लिंक होगा, वो पब्लिकली शेयर्ड वीडियोस नहीं होते। समझ रहे हैं बात। हाँ हाँ। हम्म। तो वो वीडियोस किसी ने शेयर किए हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो पता तो हम लगा ही लेंगे। नाउ वी कम टू ब्लड रिलेशंस। ठीक है, तो फिर ये फिक्स रहा कि मंडे को डिस्कस करेंगे आंसर शीट, असाइनमेंट शीट, तीनों टॉपिक की। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और मिक्सड एलिगेशन की। ठीक है सर। और आज थर्सडे है तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारा ये भी हो जाएगा, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, हाँ सर। तो देखो ब्लड रिलेशंस टॉपिक अपने आप में काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चंस भी ज़्यादातर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में आपको कुछ अलग अलग लोगों के बीच में, वेरियस पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप दिया होगा। ठीक है, और जो नहीं दिया होगा, जिनके बीच में पूछा होगा, वो आपको निकालना होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ फैमिली ट्री। ठीक है, और फैमिली ट्री बनाने के लिए कैसे बनाया जाएगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ब्लड रिलेशंस का। ठीक है, कि मतलब जैसे लिखा जाए कि हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, अंकल है, आंट है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो वो कैसे रिलेशन में रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप बनाएंगे फैमिली ट्री। जो रिलेशंस दिए हुए हैं और जो पूछे गए हैं फिर वो आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो अलग अलग जनरेशन्स हैं उनको वर्टिकली बनाना है। ठीक है, जनरली आपका क्वेश्चन जो है वो मैक्स टू मैक्स 5 जनरेशन से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, 5 जनरेशन मतलब अगर हम अभी अभी चलो आगे देखेंगे, 5 जनरेशन से ऊपर नहीं होगा। डिफरेंट जनरेशन्स को अलग अलग हमें ट्री में मतलब अलग अलग लेवल पे दिखाना है। ठीक है, वर्टिकली। और सेम जनरेशन जो होगी उसको आप शो करें हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं आप ट्री बनाते जाएं, और एट द एंड जब आपका ट्री पूरा हो जाएगा तो आपके से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे। तो बेसिकली मेन टास्क है ये ट्री बनाना। ट्री अगर एक बार बन गया और सही ट्री बन गया तो उसके बाद फिर आप आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। यस सर। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों का आपको जो ध्यान देना है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपको इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है किसका, जेंडर्स का। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ वर्ड जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, जैसे कजिन। ठीक है, कजिन अगर कहीं पर लिखा है तो कजिन का मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब क्या होता है, कजिन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कजिन। और क्या सर, काका का बेटा रहता ना। हाँ, ठीक है, मतलब आपके पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल के बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, और आपके मैटरनल साइड मतलब मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कहें तो चाचा ताऊ के बच्चे, आपके बुआ के बच्चे, आपके मतलब जो भी अब आपके उसमें उनको कहते हो, है ना, समझ पा रहे होंगे आप। या फिर आपके मौसी साइड के बच्चे, मतलब आपकी मौसी के जो भी बच्चे हैं या आपके मामा के जो भी बच्चे हैं वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, कजन्स।
ठीक है, आइदर दे आर मेल और फीमेल, वो सब आपके कजन हैं, ठीक है। देन व्हाट इज सिबलिंग? सिबलिंग ये बड़ी बहन। Own blood brother and sisters. ऑल, Own blood sir, blood एक ही हाँ blood हाँ हाँ, यस यस, रियल रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, रियल ब्रदर एंड सिस्टर। और सिबलिंग्स का मतलब वही है कि इट इज अगेन अ जेंडर न्यूट्रल, मतलब दो भाई हैं, ब्रदर ब्रदर वो भी सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर वो भी सिबलिंग है, सिस्टर सिस्टर वो भी सिबलिंग है, ठीक है। द कंडीशन इज कि दे शुड बी बॉर्न ऑफ सेम पेरेंट्स। नेक्स्ट, पेरेंट, पेरेंट तो समझते हैं, फादर मदर। चाइल्ड, चाइल्ड इज ऑल्सो अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, चाइल्ड कैन बी अ सन एज वेल एंड डॉटर एज वेल, ठीक है। अगेन स्पाउस इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, स्पाउस का मतलब है कि हस्बैंड के लिए स्पाउस इज वाइफ, वाइफ के लिए स्पाउस इज हस्बैंड, ठीक है। बट स्पाउस इज अगेन अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, क्लियर बात। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपको नेम्स देख के जेंडर एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है हैप्पी, अगर कहीं पर नाम लिखा हुआ है हैप्पी, तो आपको ये नहीं मानना है कि हैप्पी मेल है या फीमेल है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो। जैसे कहीं पर लिखा हो कि दिस पर्सन नेम इज ऑफ, मतलब कोई नाम दिया है, जैसे लेट्स से हैप्पी, कि हैप्पी इज फादर ऑफ समवन, ठीक है, तो वहां से आपको क्लियर होगा कि फादर है तो मतलब फादर कैन बी मेल ओनली, ठीक है, फादर फीमेल नहीं हो सकता। या कहीं पर दिया हो कि हैप्पी इज मदर ऑफ समवन, तो दैट तब क्लियर होगा कि हैप्पी इज अ फीमेल ओनली। बट अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है, ठीक है, या लिखा हुआ है कि हैप्पी इज अ कजन, ठीक है, अगर हैप्पी इज अ कजिन लिखा हुआ है तो आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि हैप्पी लड़का ही है या लड़की है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये तो जस्ट मतलब फॉर द नेम से एक एग्जांपल मैंने दिया है, बट इस तरीके के किसी भी नाम से आपको एज्यूम नहीं करना है कि वेदर ही इज अ मेल और फीमेल, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें, क्लियर है बात। अगला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में अगर जब तक स्पेसिफिकली मैटरनल वर्ड का यूज ना किया हो तो हर रिलेशन को एज्यूम करना है टू बी ऑफ पैटर्नल साइड। जैसे कि ये लिखा हो अंकल, अगर अंकल लिखा हुआ है तो उसको पैटर्नल अंकल मानना है, ठीक है। अगर सिर्फ अंकल दिया हुआ है तो मैटरनल अंकल नहीं मानना है, एज्यूम नहीं करना है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अंकल मैटरनल अंकल है तब वो ठीक है, अगर सिर्फ अंकल लिखा हुआ है वर्ड तो एज्यूम हिट टू बी पैटर्नल अंकल, ओके। नेक्स्ट, अनलेस स्पेसिफाइड एज्यूम ट्रू ब्लड रिलेशनशिप्स एंड नॉट स्टेप रिलेशनशिप्स, मतलब अगर लिखा हुआ है सिर्फ वर्ड ब्रदर तो ब्रदर का मतलब आपने एज्यूम करना है कि ही इज द रियल ब्रदर, ठीक है, नॉट द स्टेप ब्रदर और द कजन। समझ गए बात, कि अगर आपको सिर्फ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है कि ही इज अ ब्रदर तो ब्रदर का मतलब एज्यूम करना है कि ही इज अ रियल ब्रदर, वो स्टेप ब्रदर नहीं है या फिर कजन नहीं है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, मतलब आपके क्या बोलेंगे, स्पाउस के साइड के रिलेशंस, ठीक है, इन लॉज वाले, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये। अब ब्रदर इन लॉ बेसिकली कौन होते हैं, हु इज द ब्रदर इन लॉ? Dominic brother. किसका ब्रदर? ಏನಂತಾರ್ರಿ ವೈನಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಅಸ್ಮಾರೆ. भाभी, भाभी का भाई बोल रहे हैं सर, साला बोल रहे हैं। भाभी का भाई, Yes sir. भाभी का भाई भी हो सकता है, या आपकी अगर वाइफ है तो उनका भाई भी हो सकता हाँ सर. है कि नहीं। हाँ सर. सिमिलरली सिस्टर इन लॉ कौन हुई, सिस्टर इन लॉ भी आपकी भाभी भी हो सकती है, यानी कि आपके अगर कोई ब्रदर है उनकी वाइफ वो Yes भी sir. सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी, ठीक है। और आपकी अगर वाइफ है उनकी बहन वो भी सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी, Yes sir. ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें रिलेशंस मतलब एक सिर्फ एक पर्सन तक सीमित नहीं है, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि इनमें एक से ज़्यादा पर्सन भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कौन है वो देखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, Yes sir. ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको ये ट्री के बारे में बता रहा था कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम इन 5 लेवल तक ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। बल्कि ये, हाँ ठीक है, चलो इसने ऐसे दे दिया, एक ही बात है। अगर पेरेंट्स और इन लॉज हैं, पेरेंट्स और इन लॉज एक ही लेवल पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जो सेम जनरेशन है वो एक ही लेवल पर आएगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पेरेंट्स एंड इन लॉज, पेरेंट्स मतलब फादर मदर अंकल आंट, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये सारे एक ही जनरेशन के हैं। इनसे ऊपर की जनरेशन आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हो गई, ठीक है।
ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर में भी आपके ये भी जेंडर न्यूट्रल वर्ड है कि ग्रैंडफादर जो है वो पेरेंट भी, मतलब वो भी हो सकते हैं फादर साइड से भी या मदर साइड से भी। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, मैटरनल या पैटर्नल। दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये फिर आपका लेवल हो गया, मतलब सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, आपके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, या आपके इन लॉज, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाले जो भी होंगे। ठीक है, ब्रदर सिस्टर, कजिन, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये आपका लेवल हो गया। आपसे ऊपर दो लेवल, पेरेंट्स, उससे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर एक आपसे नीचे का लेवल। ठीक है, आपके बच्चे और उनके इन लॉज। ठीक है, मतलब सन, डॉटर, नीज, नेफ्यू, और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, मतलब बेटा, बेटे की बहू, या बेटी तो बेटी का दामाद, जो भी है ना। फिर उनके बच्चे, वो आपके लेवल से ग्रैंड चिल्ड्रन पे जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके बच्चों के बच्चे, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ऐसे। ठीक है बात। यस सर। और अगर आप अपने को इस लेवल पर रखते हैं तो फिर ये ऊपर एक लेवल बढ़ के ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात। यस सर। मतलब ओवरऑल मिला के 5 ही लेवल पर क्वेश्चन रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप फोर्थ वाले में हैं तो आपसे नीचे केवल आपके बच्चे, और आपसे ऊपर पेरेंट्स, उससे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, उससे ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, बस। ठीक है, या आप मिडिल में हैं तो आपसे ऊपर पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, नीचे चिल्ड्रन, और उसके नीचे ग्रैंड चिल्ड्रन। क्लियर है बात। यस सर। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो आप नोटेशंस कुछ यूज़ करने पड़ेंगे जब आप ट्री बनाएंगे, तो अब उस नोटेशंस के लिए आपका कुछ अपना तरीका होगा, है ना। बट मेरा तरीका ये है कि अगर मैं हस्बैंड और वाइफ को शो करूँगा तो आई विल शो लाइक दिस, मतलब डबल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अगर मुझे पेरेंट और चाइल्ड के बीच का रिलेशन दिखाना होगा, पेरेंट और चाइल्ड मतलब हॉरिजॉन वर्टिकल में। ठीक है, जस्ट ऊपर नीचे वाला रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड का, तो उसको मैं दिखाऊंगा एक वर्टिकल लाइन से। ठीक है, अगर मुझे ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स का रिलेशन दिखाना होगा, ठीक है, या इवन इसमें अगर मैं कज़िन भी ले लूँ तो इसको मैं दिखाऊंगा सिंगल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, एंड देन देयर इज़ अ जेंडर। अगर मुझे जेंडर शो करना होगा, लेट से मेल एंड लेट से फीमेल, तो मेल को मैं एम लिख दे के ऐसे बना दूंगा, और फीमेल को मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, या आपका अगर कोई और नोटेशन है तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले से आप लोग कुछ अगर यूज़ करते आए हैं तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये करें कि एक जो भी नोटेशन आप यूज़ करते हैं उसी को फॉलो करते रहें, सो दैट की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है बात। यस सर। क्लियर है सब कुछ। यस सर। बाकी इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नाम की चीज़ अलग से नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे वो आपको पता लगेगा, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो यही है। क्लियर है। चलिए, तो शैल वी बिगिन विद द क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट। सर बोलो। हम्म, सन। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, मतलब ए इज सन ऑफ पी। हाँ, और अगर P2A पूछा होता तो कांट डिफाइन। अच्छा, क्यों, पी का जेंडर नहीं पता है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर। नहीं, मेरे को तो नहीं पता चला P का जेंडर सर। बाकी लोग, सर ब्रदर और ब्रदर इन लॉ।
ब्रदर और ब्रदर इन लॉ. हाउ इज ए रिलेटेड टू पी? पी इज द ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी. हाशमा. ब्रदर सर ए जो है पी का बेटा है। सन है. हाँ सन है, हाँ सन। अच्छा चलो देखते हैं. देखो ए इज द अंकल ऑफ बी. अच्छा अंकल ऑफ बी मतलब कोई पर्सन है बी. बी का जेंडर अभी हमें नहीं पता इतने से. ए इज द अंकल. अंकल मतलब मैंने बताया कि जब तक मेंशन ना हो तो अंकल मतलब पेटर्नल अंकल. तो यानी कि इसके कोई फादर होंगे, उनका भाई है ये ए. ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है ना. इसके फादर, फादर का ब्रदर. नेक्स्ट, हु इज डॉटर ऑफ सी. हु इज डॉटर ऑफ सी लिखा हुआ है बी के लिए, तो यानी कि बी इज फीमेल, हम्म, है ना. और बी इज डॉटर ऑफ सी. अब देखो सी या तो ये है या फिर इसकी कोई वाइफ है. अब वो हमें अभी यहाँ से पता लगेगा कि सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी. तो यानी कि सी जो है वो ये नहीं है, सी इसकी वाइफ है. हम्म, ठीक है. एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी. सी जो है वो पी की डॉटर इन लॉ है. तो यानी कि इसका जो भी है ये फादर मदर पता नहीं. ठीक है, पी कुड बी फादर, पी कुड बी मदर. उनके ये दो बच्चे हैं, ये दोनों भाई हैं. उसमें से एक भाई की ये वाइफ है और ये उनकी डॉटर है. ठीक है. तो आपसे पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू पी. ए का रिलेशन क्या है पी से? ए सन है कि नहीं? हम्म। ए इज सन ऑफ पी. हाँ भाई गणेश कुमार, कहाँ गड़बड़ हुई? डायग्राम रॉन्ग लिख देता था क्या बनाया बताओ. मैं डायरेक्टली ए से कनेक्ट कर रहा था बी को, वो क्वेश्चन. ठीक है, अब क्लियर है. सर एक्चुअली ग्राफ बनाने में तो मेरे पे मिस्टेक हुई थी, मैंने ए और बी को ही डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था, पर मेरा आंसर फिर भी सन ही आ रहा था। ए और बी को कनेक्ट कैसे करोगे लेकिन यार? ए और बी तो, ए तो साफ साफ लिखा है कि ए. अंकल यानी कि उसका बेटा ही मान लिया, मतलब अंकल, मतलब वैसे तो एक ही हायरार्की हुई ना, तो मैंने सीधा नीचे ही लाइन ड्रॉ कर दिया। हाँ वैसे भाई. तो सेम हायरार्की होगी ना, क्योंकि ए हम्म का भाई और ए है तो सेम पोजीशन हम्म पे। हम्म. हाँ मतलब आप पी पी के लिए तो दोनों ही लड़के हैं, ये दोनों ही सन हैं. हाँ मतलब मैंने ऐसा किया कि हाँ ए आपने को, यहाँ बना दिया अभी. हाँ, और फिर ए को हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट किया सी से, और सी को डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से एक बॉक्स बना के किया, मतलब वैसे ही, पर ऊपर अलग चार्ट बना, वैसे वही बना था। ठीक है, पर करेक्ट ये वाला ही बनेगा, है ना? हाँ हाँ राइट। क्योंकि ये दोनों. हाँ हाँ मैं समझ गई। नेक्स्ट. सर बोलूं? अजय। हु इज संजय अंकल? हाँ अजय. अजय संजय अंकल, हाँ। बाकी लोग, व्हाट अबाउट अदर्स? अजय सर. अजय. हाँ सर अजय। ठीक है. अजय इज द ब्रदर ऑफ विजय. ठीक है, अजय इज द ब्रदर. तो ब्रदर मतलब ऑफ विजय. विजय का जेंडर नहीं पता. ठीक है, जब तक जेंडर नहीं पता तब तक कुछ नहीं.
मिली इज द सिस्टर ऑफ अजय, तो मिली इज द सिस्टर, तो ये है मिली। ठीक। संजय इज द ब्रदर एंड विजय इज द फादर ऑफ मेहुल। अब देखो विजय इज द फादर, तो विजय इज अ मेल एंड विजय इज द फादर ऑफ मेहुल। मेहुल का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। संजय इज द ब्रदर एंड विजय इज द फादर ऑफ मेहुल एंड संजय इज द ब्रदर, तो संजय इज द ब्रदर ऑफ मेहुल एंड संजय इज द ब्रदर, तो संजय मतलब मेल। क्लियर। अब आपसे पूछा है कि हु इज संजय अंकल, संजय के अंकल कौन हैं? अच्छा ओके, ये दोनों तो भाई बहन हैं, मतलब भाई 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 हैं या जो भी हैं, मतलब सिबलिंग्स हैं। इनके फादर हुए विजय, उनके ब्रदर हुए अजय, तो संजय के अंकल कौन हुए? अजय। ठीक। संजय की आंट कौन हुई? मिली। क्लियर है बात? सर हम्म। मैं सर मेरी एग्जाम में 2 इसके क्वेश्चन आए थे, वो मैं ट्रांसलेट करके बताऊं? करो। सर एक तो जैसे कि सर कभी भी नाम से हमें जेंडर डिफाइन नहीं करना चाहिए ना, हाँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना आप सुनना, इसमें कोई जेंडर क्लेरिफिकेशन नहीं है, फिर भी हमें मानना पड़ेगा। हम्म। जयेश एंड प्रिया, लिखूं उसके क्या? हाँ हाँ, जयेश जयेश। एंड प्रिया के हम्म। 2 बच्चे हैं। हिंदी में लिख दूं? हाँ लिख दो। अंकिता एंड अमित। ये बच्चों के नाम है? हाँ। अंकिता एंड अमित। ठीक। फिर दूसरा सेंटेंस दिया कि अंकिता को 2 बेटियां हैं, मतलब 2 लड़की अंकिता, है अंकिता को। ये दिया हुआ है, हाँ अंकिता के 2 डॉटर्स। हाँ, ठीक है, कौन टीना कौन एंड मीना। है? नाम दिया है? हाँ, उन दोनों का नाम है टीना एंड मीना। टीना एंड मीना। ठीक है। तो फिर प्रिया का एंड टीना का क्या रिलेशन है? अच्छा, रिलेशन निकालना है प्रिया एंड टीना का। एंड टीना का। हाँ, मैंने दिस इज इसमें द निकाल क्वेश्चन। लिया सर, पर इसमें मैंने खुद ही अज्यूम किया कि अब जय से वो मेल होगा, प्रिया है वो फीमेल हो गई, होगी। फिर अब क्या ही कर सकते हो उसमें। हाँ देखो, जयेश मेल, हाँ प्रिया फीमेल। हाँ, वो सर डबल लाइन आएंगी हाँ, ना, डबल लाइन हस्बैंड। आएगी, हस्बैंड वाइफ हो गई है। ठीक। हाँ इनके 2 बच्चे, हाँ, एक अंकिता। और एक अमित। अब ये उसको भी मैंने तो अज्यूम कर लिया कि अब अंकिता लड़की होगी और अमित लड़का करना होगा। ही पड़ेगा। ठीक हो गया। हाँ, और अंकिता और के भी 2 बच्चे हैं। डॉक्टर टीना एंड मीना। ठीक है, तो मतलब आपसे प्रिया और टीना के बीच का रिलेशन पूछा है। हाँ प्रिया और टीना मतलब ग्रैंड डॉटर एंड वो हैं, हाँ, वही वही मतलब टिक लगाई नाना मैंने। नानी और नानी की, क्या बोलते हैं उसको, नातिन। हाँ नातिन ही बोलते हैं ना, हाँ तो वही होगा और क्या होगा। सिर्फ इसमें 2 ऑप्शन, लाइक दादी वाला भी है और नानी वाला भी है। दादी और नहीं हो ऊपर सकता ना, दादी नहीं हो सकता। दादी इसलिए हाँ नहीं हो सकता क्योंकि मतलब दादी अब उस तरीके से, अब एज्यूम, वही बात है, रिलेशन का नहीं पता ना, मतलब जेंडर का हाँ। नहीं पता। अब आप कह दो कि अंकिता अगर वो है, क्या बोलते हैं, मेल, तो फिर प्रिया हम्म दादी हो जाएगी। हम्म। और एक ये तो मैंने किया था, ये वाला मैंने शायद, मेरा तो गलत ही होगा, फिर भी मैंने किया तो वो सर वो फोटो वाला होता है ना, वो मेरे को बहुत नहीं आता है। एक फीमेल है। लिखूं? हाँ, हाँ बताओ। एक फीमेल है, वो दूसरी फीमेल को बोल रही है, मतलब आप लिख हम्म, सकते हो कि एक लेडी है, वो दूसरी लेडी ठीक को है। बोल रही है। फर्स्ट वन टू सेकंड फीमेल। हाँ, हाँ, क्या बोल रही है? आपके ससुर अरे बाप रे, आपके ससुर। हाँ। मेरे ससुर के ससुर है। अरे बाप रे, आपके ससुर मेरे ससुर के ससुर हैं। हाँ, तो अब ये दोनों ही लेडी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है?
अच्छा, फर्स्ट लेडी कह रही है सेकंड लेडी से कि जो आपके ससुर है, मतलब सेकंड वाली लेडी के ससुर, हम्म सेकंड वाली लेडी के ससुर कौन हुए, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ससुर मतलब इनका कोई हस्बैंड होगा, उनके फादर, हम्म है ना? ठीक है, ये हुए आपके ससुर, ये वाला पॉइंट। हाँ और वो कह रही है कि वो मेरे ससुर के ससुर हैं। हम्म मतलब ये वाला जो ससुर है, ये और ये वाला ससुर सेम है ना? आपके ससुर, मेरे ससुर कौन हुआ भाई? अब मतलब जो फीमेल वन है, उनके फीमेल, वो भी फीमेल है तो उसका भी कोई हस्बैंड होगा, हाँ उनके फादर। ठीक हाँ है, आपके ससुर मेरे ससुर के ससुर है, मेरे ससुर तो ये हो गया, आपके ससुर ये हम्म हो गया। अब ये दोनों को ससुर बनाना है, इन दोनों ससुर को के ससुर, ससुर है। इन दोनों को ससुर बनाना है आपस में अब। हाँ तो इन दोनों को ससुर कैसे बनाएंगे अब? अच्छा, अब मैं समझा, देखो। सर इसके हाँ हाँ, ऑप्शन रुको रुको बोलो। रुको रुको, मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा, ये टिपिकल सा है। सर मैंने तो इसको एक मिनट जाना एक मिनट दिया। एक मिनट, जाने क्यों, काय को दिया, काय को जान देना है, रुक जाओ, रुको। जाने देने का तो चक्कर ही नहीं है कोई। सिर्फ टाइम भी नहीं था, और मेरे को ये एक दूसरे को बोलने वाली बातें नहीं आती है ब्लड रिलेशन में, सीधे ही आते हैं। ये उल्टा हो गया मेरे को लग रहा है। आपके ससुर मतलब टू के ससुर, मेरे ससुर मतलब वन के ससुर है। इन दोनों को आपस में इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है ना, रुको एक मिनट। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है और इन दोनों पर्सन्स को एक दूसरे का ससुर बनाना है। ससुर मतलब कि इसकी कोई वाइफ, तो इसको ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना? सर पति के मामा की वाइफ, पति के मामा की वाइफ। मामा की वाइफ, नहीं नहीं, हाँ ऐसे ऐसे भी तो कनेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? मतलब ये इनकी वाइफ है, ये इसकी बहन है, तो इनका जो ये फादर है, ये अगर इनके मतलब इसका फादर है तो इसका भी तो फादर ही होगा ये। हाँ, तो उसके हिसाब से पति के मामा की वाइफ। दो लेडी बात कर रहे हैं ना सर? एक लेडी ये है, एक लेडी ये है, हम्म ठीक है? हाँ ये फर्स्ट वाली सेकंड से बोल रही है आपके ससुर, आपके ससुर तो ये हो गए मतलब उसके हस्बैंड के फादर, ठीक है? वो हाँ मेरे ससुर मतलब इसके हस्बैंड के फादर, हाँ और ये दोनों आपस में ससुर हैं। हाँ तो ये दोनों ससुर मतलब इसके, क्योंकि ये फादर है और ये भी फादर है तो यानी मेल है, तो मेल का लिए यहाँ जाने से पहले आपको मेल की वाइफ चाहिए हाँ। और वाइफ के फादर चाहिए, तो वाइफ के फादर यहाँ से कैसे आएगी जब तक ये दोनों आपस में क्या होंगे, मतलब भाई वो बहन होंगे। भाई बहन होंगे। हाँ तो अब ये सही बन गया। तो अब आपको ये हाँ बताना है कि ये और ये कौन है। ठीक है, देखो ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है? ये भाई की बीवी है, ये बहन है, बहन के ये दामाद है, पति है। भाई के ये दामाद है ना, मतलब बहू है, हाँ, बहू, बहू है। बहू, बेटी की बहू है ये, ठीक है? मतलब एक अगर ये लेडी है, इस लेडी की, वैसे ये आंट वाली बोल लेडी सकते है हैं क्या सर? उसकी भाभी, ठीक है? ये वाली लेडी जो है ये उसकी भाभी है, टू जो है वो इसकी भाभी है, ये दोनों भाई बहन है ना, ये उसकी भाभी है, सिस्टर इन लॉ, हाँ और ये उसकी डॉटर इन लॉ है। हाँ। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? आंट बोल सकते हैं ना सर? मदर है। आंट
तो दो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन क्या क्या है? कौन सा है? वाला। एक ऑप्शन वो नणंद भाभी, मतलब वो ननद भाभी नहीं है, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन में जा रहा है। ननद भाभी एक तो हटाओ, ऑप्शन है, एक ऑप्शन है देवरानी जेठानी, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। फिर काकी सासू एंड भतीजा वो, ये ऐसा कुछ हो काकी सा, सकता, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता और है। चौथा बताओ। और एक में है मामी सासू और भाणेजो। हाँ ये हो सकता है सर, बिकॉज वो मामा की वाइफ ही तो है, क्लियरली तो पता चल रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि वो इसके मामा, ये मम्मी है, मतलब ये इनकी मम्मी है, ये मम्मी के भाई यानी कि मामा हो गए, तो ये मामा की वाइफ, तो मामी है साहब जो आप कह रहे हो ये वही है। ठीक अच्छा। है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, ये इनके फादर, ये मदर, और ये मामा, तो ये मामा की वाइफ, समझ रहे हो? मामी। तो मामी वो लड़के की मामी हुई, लेकिन ये वाइफ की तो वो मामी है, सास हुई ना। हाँ। समझ रहे हो ना? इसके अगर हम इसके रिलेशन की बात करें, इसके तो ये दोनों क्या है, ये मम्मी पापा है, ये मामा मामी है। तो ये इस लड़के के लिए तो ये मामी है, लेकिन इस लड़की के लिए तो ये मम्मी या सास हो गई ना। हम्म। तो ये वही है, मम्मी या सासू, और जो आप कह रहे हो वही दूसरा, हाँ। मतलब मामी के भांजे की बीवी, बहू। हम्म हम्म। ये है वो। टिपिकल था नहीं सर? हाँ, टिपिकल था, ऑब्वियसली। ठीक है, चलो बैक टू आवर क्वेश्चन। बोलो। हम्म। हस्बैंड वाइफ। हाँ सर। ठीक है, ये तो साफ ही बन गया, सीधे ही मतलब। ठीक है, कि रूम में दो पर्सन्स हैं, वन इज द मदर ऑफ द अदर्स सन। ठीक है, दो लोग हैं, उसमें से एक जो है वो दूसरे के लड़के की माँ है, तो दूसरे के लड़के की माँ मतलब क्या होगी, उसकी वाइफ। ठीक है, मतलब पर्सन वन एंड पर्सन टू। ठीक है, ये अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, वन इज द मदर ऑफ अदर्स सन, अदर्स के सन की ये मदर है, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ। ठीक, चलो नेक्स्ट। डन सर। हम्म। रजत।
सबका हो गया? हाँ सर। गणेश कुमार हो रहा है? हाँ सर। सुशांत, रजत। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेगा, ठीक है? चलो, रजत एंड राहुल आर ब्रदर्स, ठीक है, दोनों भाई हैं। भाई हैं तो बढ़िया है, सीधे सीधे जेंडर भी दिया है। और रजत एंड राहुल दोनों भाई हैं और ब्रदर्स हैं, तो जेंडर पता है, ठीक। माणिक इज़ द फादर ऑफ रजत, माणिक इज़ द फादर ऑफ रजत, तो माणिक इज़ द फादर ऑफ रजत, तो ये भी जेंडर पता है, ये भी पता है, मतलब ये दोनों भाई भाई, इनके ये फादर। सुनील इज़ माणिक्स कजिन, अच्छा सुनील, अब सुनील का जेंडर नहीं पता, लीव इट एज इट इज़। प्रिया इज़ द सिस्टर ऑफ मोहन एंड राहुल इज़ द फादर ऑफ प्रिया, राहुल इज़ द फादर ऑफ प्रिया, ठीक। प्रिया का जेंडर भी नहीं पता है, सिस्टर है सर, बोला। अच्छा प्रिया इज सिस्टर है, हाँ सिस्टर। ठीक ठीक ठीक, सॉरी, सिस्टर है। एंड मोहन, मोहन की सिस्टर, तो मोहन, मोहन का नहीं पता जेंडर, है ना, ठीक है। हाँ। मोहन का नहीं पता ना। हु इज़ द अंकल ऑफ मोहन, तो अंकल ऑफ मोहन कौन हुए? रजत, ठीक है। ये दोनों मतलब सिबलिंग्स, ये इनके फादर और ये इनके अंकल। माणिक कौन हुए? प्रिया के हाँ दादा। हाँ, प्रिया या मोहन के ये हुए ग्रैंडफादर, ठीक है। अच्छा, इनको क्या बोलेंगे, ये भी तो ग्रैंडफादर ही हुए, नहीं, कैसे ग्रैंडफादर होगा? जेंडर तो कहाँ पता है सर? क्या बोल, मतलब हाँ, मतलब अगर जेंडर पता है तो क्या होंगे ये, मतलब ग्रैंडफादर के कजिन को आप क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मतलब वो उसी उसी में तो बोलेंगे ना। वही, हाँ, दादा ऐसे ही बोलेंगे। अगर मतलब इनका जेंडर पता है, लेट से कि ही इज अ मेल, तो ये क्या हुए? ग्रैंडफादर ही कहलाएंगे ये भी, हाँ। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वाइफ की सिस्टर, उनके हस्बैंड को क्या बोलेंगे? जीजा जी। हमारा सेट भाई बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ। वाइफ, वाइफ की सिस्टर के हस्बैंड है ना सर, हाँ, ब्रदर बोलते हैं सर। ब्रदर सर, बोलते हैं। सिस्टर यानी जीजी हुई, और जीजी का हस्बैंड जीजा हुआ ना। तो आपकी सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? अगर मेरी कोई सिस्टर है, उसका हस्बैंड है, तो मैं उसको जीजा जी बोलूंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरी जीजी हुई ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब वो दोनों रिलेशन एक ही कहलाएंगे ना, ब्रदर ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे ना दोनों रिलेशन। हाँ सर। हाँ। मतलब आपकी सिस्टर के हस्बैंड भी और आपकी वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड भी, वो दोनों ब्रदर इन लॉ ही कहलाएंगे। हाँ। आपकी भाभी का कोई भाई होगा तो वो भी ब्रदर इन लॉ ही कहलाएगा। हाँ। भाभी मतलब आपके ब्रदर, उनकी वाइफ, उनका ब्रदर, वो भी ब्रदर इन लॉ ही कहलाएगा, ठीक है। और ये मेरे को ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते। नहीं, ये थोड़ा सा क्या है ना कि ये मतलब हिंदी में आप उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हो, बट इंग्लिश में ये थोड़ा सा, ये वाले रिलेशन जो है ना, ये इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक ही शब्द के लिए बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनसे बहुत सारे रिलेशन निकल जाते हैं, कि ये भी ब्रदर इन लॉ है, वो भी ब्रदर इन लॉ है, वो भी ब्रदर इन लॉ है, ये प्रॉब्लम है। आपकी वाइफ का भाई जो होगा वो भी ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है। भाभी का भाई होगा वो भी ब्रदर इन लॉ होगा। आपकी बहन का हस्बैंड जो होगा, आपका जीजा, वो भी ब्रदर इन लॉ होगा। आपकी वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड जो होगा वो भी ब्रदर इन लॉ होगा।
हस्बैंड का भाई होगा वो भी ब्रदर इन लॉ हस्बैंड होगा। का भाई होगा वो भी ब्रदर इन लॉ होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो सब ब्रदर इन लॉ का। तो यही प्रॉब्लम है इंग्लिश में, ये थोड़ा सा इस तरीके के जो रिलेशंस है ये डिफाइन सही से नहीं है। इनके लिए कुछ और वर्ड होना चाहिए पर है नहीं। हो गया। नहीं आता सर ऐसे क्वेश्चन। आसमा। हाँ सर, 1 मिनट कर रही हूँ। सर हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ। हु इज द हस्बैंड? हस्बैंड होगा पी। पी। हाँ। ठीक है। गणेश कुमार हो गया। यस सर, सेम आ रहा है सर मेरा भी। पी एंड टी आर हस्बैंड एंड वाइफ। सर यस सर। ठीक है। देखो आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, हाउएवर क्यू इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। इसका मतलब क्या है कि क्यू क्या है? फीमेल। फीमेल हाँ। क्योंकि अदरवाइज दोनों अगर मेल हैं तो दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ होंगे। ब्रदर इन लॉ का मतलब वही जीजा जी और साला। ठीक है, तो साले के लिए जीजा जी भी ब्रदर इन लॉ हैं और जीजा जी के लिए साला भी ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है कि आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, लेकिन क्यू इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, दैट मीन्स क्यू इज डेफिनेटली अ फीमेल। ठीक है, तो क्यू इज डेफिनेटली अ फीमेल, इतना पहले बनाए। क्यू इज डेफिनेटली अ फीमेल। और पी इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। फादर इन लॉ मतलब ससुर, मतलब हस्बैंड के फादर। तो इनका कोई हस्बैंड होगा यानी कि मेल होगा, और इनके कोई फादर होंगे, वो कौन है? पी। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। एस इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ आर्स सन। अच्छा। एंड टी इज एस। अच्छा, एस इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ आर्स सन। आर्स सन की मदर, आर के सन की मदर, मतलब आर और ये मदर, और एस इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द आर्स सन। आर्स सन की मदर और उनकी डॉटर, यानी कि ये आर के सन और ये एस दोनों भाई बहन है। यस और नो? है कि नहीं है? हाँ सर। आर के जो सन है उनकी मदर कौन हुई? आर की वाइफ। हाँ सर। और उनकी डॉटर, तो यानी कि आर के जो सन है और ये एस जो है ये क्या है? सिबलिंग। सिबलिंग्स। ठीक है, लेकिन हमें तो आर ही नहीं पता। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, इसका मतलब आर जाएगा, आर इज द ब्रदर ऑफ दैट पर्सन। इसके भाई हैं आर। ठीक है, और आर का जो सन है, आर का जो सन है उनकी जो मदर है यानी कि इनकी जो वाइफ है, उनकी जो लड़की है दैट इज एस। यानी कि ये दोनों क्या हुए? भाई बहन। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। तो हमसे रिलेशन पूछा गया टी और पी। अच्छा टी कहाँ है अभी? अच्छा टी इज एस ग्रैंड मदर, एस की ग्रैंड मदर है। तो एस की ग्रैंड मदर मतलब इनकी वाइफ, है ना? क्योंकि ये दो बच्चे, ये इनके फादर मदर, ये उनके भाई, ये उनके फादर मदर, मतलब ये एक परिवार है जिसमें ये दो भाई हैं, ये दोनों वाइफ्स हैं इनकी, ये इनके फादर मदर हैं, और ये इन दोनों भाई हस्बैंड वाइफ के बच्चे हैं, है ना? तो पी और टी आर हस्बैंड एंड वाइफ, वेयर पी इज हस्बैंड एंड टी इज वाइफ। क्लियर है? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार और करवाओगे? देखो, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, बट क्यू इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। तो यहां से ये पता है कि क्यू इज अ फीमेल। ठीक। दूसरी बात, पी इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू के फादर इन लॉ है। अब फादर इन लॉ आने के लिए पहले हस्बैंड आएगा क्योंकि ये फीमेल है, हाँ तो इनका हाँ। हस्बैंड है कोई और उनके ये फादर हैं पी। हम्म। ठीक, यहां तक क्लियर हुई बात? अब हाँ ये कह रहा है कि एस इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ आर सन। ठीक है, आर के जो सन है उनकी जो मदर है, आर के सन की मदर कौन हुई? आर की वाइफ। हाँ, आर की बीवी, हाँ। और आर की बीवी की डॉटर कौन हुई? एस। हाँ, उसकी खुद की बेटी है, हाँ। मतलब ये जो आर का सन है और ये जो इस मदर की ये डॉटर एस है, तो ये एस और ये सन, ये दोनों भाई बहन हुए, हाँ हाँ। है ना? ये दोनों भाई बहन हुए। इसके ये फादर हैं, हम्म। इनकी वाइफ की डॉटर और इनका सन, ये वाला जो रिलेशन है, जो ये वाली लाइन लिखी है कि एस इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ आर सन, ये इन चारों से पता लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, राइट। आर की वाइफ इज दी, मतलब आप कह सकते हो कि एस की जो मदर है वो आर के सन की मदर है। यही लिखा है ना, हाँ हाँ सर। मदर ऑफ आर्स सन। तो आर का सन, उसकी मदर कौन हुई? आर की वाइफ। हम्म। और एस जो है वो इसकी डॉटर है, तो मतलब वो आर की भी डॉटर है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ये उनके दोनों बच्चे, ये सन, ये डॉटर। ठीक। हाँ सर, अब आ गया समझ हाँ, और पूरा। टी जो है वो एस की ग्रैंड मदर है, तो टी जो है वो हाँ। एस की ग्रैंड मदर है। तो ग्रैंड मदर मतलब ये फादर और ये उनका भाई, मतलब ये जो है फादर मदर, ये आर के भी फादर मदर हुए ना। हाँ हाँ। तो ये इनकी टी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस। हम्म। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट। दिस इज बेसिकली कोडेड ब्लड रिलेशंस। कोडेड मतलब कि आपको इसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको ये कोड का मतलब पहले यहाँ से देख के फिर बताना है। सर ऑप्शन सी। सी। हाँ सर। हाँ सर। देखो, इसमें पूरा बनाने से पहले आप कुछ चीज़, मतलब कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे?
क्योंकि आपको यहाँ पर क्यू और पी में रिलेशन बताना है। ठीक है, अब क्यू जो है वो अगर आप इस वाले रिलेशन को पकड़ो आर माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू का मतलब है कि पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब आर माइनस क्यू का मतलब होगा कि आर इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, यही मतलब हुआ। तो आर इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, तो यहाँ से ये चीज़ पता है कि आर जो है वो फीमेल है और ये जो है वो मेल है। ठीक है, तो अगर आपका क्यू मेल है तो क्यू जो है वो वाइफ नहीं हो सकती। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ सर। और दूसरी बात ये कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और पी जो है यानी कि पी प्लस आर क्या है, पी इज़ द सन ऑफ क्यू, यानी कि पी इज़ द सन ऑफ आर। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये उनका सन है। तो आप कह सकते हैं कि क्यू फादर है, आर मदर है और पी उनका सन है। ठीक है, तो क्यू इज़ द सन ऑफ पी, क्यू इज़ द सन ऑफ पी नहीं, क्यू इज़ द फादर ऑफ पी। ठीक है, क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, पी इज़ द सन ऑफ क्यू एंड क्यू इज़ द फादर ऑफ पी। ठीक है, ब्लड रिलेशन का इस बार कोई क्वेश्चन था क्या, चेक करते हैं। आया तो सर एक। हम्म, एक आया। सर ऑप्शन सी। ए इज द मदर ऑफ बी। सर मेरा डी आ रहा है। हाँ सर। डी आ रहा है। ए इज द आंट एंड बी इज द आंट। सर मेरा क्या मतलब? मेरा तो सी है। हाँ मेरा भी सी। अच्छा, मदर, अच्छा या तो मदर है या आंट है। देखो फिर अब क्या है, ये ऐसे ऐसा दिया हुआ है, ए माइनस सी प्लस बी बताना है। ए माइनस सी मतलब ए इज द वाइफ ऑफ सी, ए इज द वाइफ ऑफ सी। ठीक, और सी प्लस बी का मतलब है कि सी इज द फादर ऑफ, तो सी इज द फादर ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं पता है, बट ए इज द मदर ऑफ बी। अरे ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये उनका बच्चा जो भी है, सन डॉटर। ठीक है, तो मदर ही तो हुआ। हाँ भाई, गणेश कुमार आंट कहाँ हो गई वो, क्या गड़बड़ हुई भाई? हम्म, देख रहा हूँ। चेक करो एक बार क्या गड़बड़ हुई। उसको सर ग्राफ ही पूछ लो ना, उसने क्या बनाया। मैंने भी उससे बना था लेकिन मैं क्वेश्चन समझा नहीं सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम था। अब ठीक है, यस सर। यार क्वेश्चन तो समझने पड़ेंगे गुरु, क्योंकि ये भी वन ऑफ दोज चैप्टर्स है जो क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए, मतलब गलत भी नहीं होने चाहिए और छोड़ने भी नहीं है, क्वेश्चन इसका सही करना है क्योंकि ये इजी टॉपिक है। जो इजी टॉपिक्स हैं कम से कम उनको तो डेफिनेटली करना ही करना है ना। अगर दिक्कत आपको हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट भी सेम है हाँ, आप इसको मतलब क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि डी इज़ द अंकल ऑफ ए। ठीक है, बाकी रिलेशन यही है कि इसके हिसाब से आपको बताना है कि डी इज़ द अंकल ऑफ ए कैसे बनेगा। वाले दिखाऊँ क्या?
ये दोनों अलग अलग होने में प्रॉब्लम हो रही है। मर्ज नहीं हो सकती क्या? है दोनों मर्ज नहीं हो सकते फोटो एक एक स्क्रीन पर? अब मर्ज कैसे होंगे यार अब अब कहाँ से मर्ज करेंगे इनको? सर स्क्रीन स्प्लिट नहीं होगा? अरे वो एक ही उसमें है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 2 बार फाइल ओपन कर लो। लो ठीक है। हम्म। हाँ सर। अरे आसमा आपने इनसे मांगा वो? नहीं सर। श्रेया, श्रेया सर वो क्वेश्चन करने में लग गई। ठीक है। श्रेया अच्छा। हाँ, मेरे से बात करो आप दोनों। हाँ जी बिल्कुल, आप ही से बात कर रहे क्या मांगना था? हैं। वो ना पीडीएफ से चाहिए थे सर को, वो क्वेश्चंस के, जैसे क्लास शीट और असाइनमेंट शीट होते हैं ना, तुम्हें पता है एक मेरा मिनट लैपटॉप मैं खराब एक हो गया मिनट यार सर, पहले आप मेरा आंसर सुन लो वरना मेरा वो उसी में रहेगा माइंड। सर बताओ। ऑप्शन सी। सी। सर यस सर। सी सर आ रहा है। मैंने सीधा बी से किया। आपने लास्ट ईयर बताया था ना कि ये आपको सीधा कभी ए और बी नहीं देगा, तो मैंने सीधा सी से बनाया और वहीं से मेरी आंसर बन गई। ठीक है। हाँ आसमा बोल। वो असाइनमेंट शीट थे ना। अरे मैं ये बोल रहा था, मेरी सुनो यार तुम लोगों को। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर हमने कोर्स किया था हम्म। उसकी शीट आपके पास है? कुछ चैप्टर्स की है, कुछ की नहीं है। अच्छा, तो आप एक बार ये आप। चेक करना हम्म। कि जो ये आगे के चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं, हाँ जैसे कि ये ब्लड रिलेशन उसकी है। सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है। ठीक है, तो उनमें से देखना कि किस किस की है और किस किस की नहीं है। तीनों की है। नहीं नहीं, उसके आगे को भी देखना। और हाँ ये तीन की आपको क्या पीडीएफ बना के भेज दूं? अरे भेजने नहीं है, तो मेरे को बताना कि किसकी है किसकी नहीं है। ये तीनों की है, मेरे को भी पता है अरे सर। इसके आगे की बोल रहा हूँ, और इसके आगे जितने भी टॉपिक्स किए थे हमने। ओ। मैं हाँ तुम्हें एक फोटो भेजूंगी, उसके हिसाब से देख के बोलना, ठीक है? जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसकी है। और आपका पीएनसी हो गया। पीएनसी की नहीं होगी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे को ज़रा देखनी है, क्योंकि मेरे को लास्ट ईयर वाली पीडीएफ वो मिल नहीं रही सारी। तो पता। ये सब दे दूंगी, पीएनसी का नहीं है मेरे पास। ठीक है। फिर भी पीएनसी का एक बार चेक कर लूंगी। हम्म ये चार को तो मेरे को भी मुंह जुबान याद है। ठीक है। हम्म। तो भेज दो आपको पीडीएफ बना के। हाँ मेरे को भेज देना। पीडीएफ बना के, क्या पीडीएफ ही तो होंगी वो। सर मैंने प्रिंट निकलवाया था। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, फिर रहने दो। ठीक है। पीडीएफ अगर है तो भेजना, नहीं तो प्रिंट से फोटो लेके क्या करूँगा मैं? कुछ नहीं सर, आप उसमें फोटोज दे देना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, आपको रहने दो। कौन बोल रहा है कि आप वापस टाइप करो? नहीं नहीं, वो तो मेरे पास वैसे तो वो है, वो मैं कर लूँगा, कोई नहीं। बट वो मुझे एग्ज़ाम जो मतलब थी पिछली बार वाली, वो बीच में मेरे ख्याल से कुछ मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था, तो वो गायब हो गई कहीं। हाँ। वैसे सॉफ्ट कॉपी तो एक भी नहीं है मेरे पास वो। अच्छा, चलो कोई बात अरे नहीं। मेरे पास थे यार पीडीएफ, पर तुम्हें पता है ना। हाँ लेपिका। हम्म, चलो ठीक है, कोई नहीं, गप्बाजी मत करो। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है? सी।
सी। देखो, अब इसमें आपको बेसिकली चेक करना है कि डी इज़ द अंकल ऑफ ए किससे आएगा। तो चेक करना है का मतलब ये है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में आंसर आपको बॉटम हाफ में मिलता है। ठीक है, जिनमें ऑप्शन चेक करने होते हैं, है ना। बॉटम हाफ मतलब सी और डी में। तो अब यहाँ पर डी तो किसी काम का है नहीं। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन हो गया, या आपका एक क्वेश्चन अभी हम आगे जाके करेंगे, एक टॉपिक वो होता है आपका कौन सा वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला। ठीक है, जिसमें वो दिया होता है ना ए बी 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 सी सी डी करके जो पैटर्न दिया होता है कि उसमें पूछा होता है कि ये गैप में कौन सा वर्ड आएगा, है ना। तो उस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको बेसिकली ऑप्शन से ही चेक करना पड़ता है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से चेक करना है तो इट्स बेटर कि स्टार्ट फ्रॉम डी। सर ठीक है, इसको ऐसा मत बोलो कि डी कोई काम का नहीं, ये धंधे लगा देता अगर हमारा आंसर नहीं आता सी और बी में, नहीं अब वो तो सबको चेक करना पड़ता वो है। बात मतलब वही है कि यहाँ से चेक करना स्टार्ट करो तो स्टार्ट तो आप सी से ही करोगे ना इसमें। आप सी करोगे, फिर बी हाँ करोगे, फिर ए करोगे, अगर नहीं आया तो फिर लास्ट में डी करोगे। ठीक है, बट स्टार्ट फ्रॉम नीचे से, मतलब क्योंकि वो इसलिए किया जाता है जनरली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन आपके होते हैं टाइम ख़राब करने के लिए। ठीक है, कि अगर आप ऊपर से चेक करना शुरू करोगे तो एग्जामिनर चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है ना। चलो, तो भाई डी व सी वाला चेक करेंगे, डी क्रॉस बी प्लस ए। तो डी क्रॉस बी यानी कि डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। डी क्रॉस बी का मतलब यही है। और बी प्लस ए, तो बी प्लस ए यानी कि बी इज़ द फादर ऑफ ए, बी इज़ द फादर ऑफ ए का जेंडर नहीं पता है, यानी कि डी इज़ द अंकल ऑफ ए जो है वो बी के फादर हैं, सॉरी बी जो है वो ए के फादर हैं और ये उनका भाई है, तो ये उसके अंकल हो गए। क्लियर बात। अच्छा चलो, ये तो हाँ, आप मुझे ये भी बताओ कि इन दोनों का मतलब क्या है। मतलब ए आप ए चाहते हो और कि डी हम के बीच, इसको ड्रॉ करके आपको बताएं। हाँ ए और डी के बीच का रिलेशन बताओ मुझे इन दोनों में ठीक है। ए और डी के बीच का। सर फर्स्ट में डी फादर होगा ए का। पहले में हाँ सर। डी इज फादर ऑफ ए, अच्छा, और दूसरे वाले में वो ब्रदर इन लॉ होगा। क्या होगा। ब्रदर इन लॉ। डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। हाँ सर। सबका यही आ रहा है यस सर। दोनों। वाइफ का भाई बना है वो। वाइफ का हाँ, भाई, वाइफ का भाई मतलब वही साला ब्रदर इन लॉ ही कहलाएंगे। ओके हाँ। तो बना के देख लेते हैं, डी प्लस सी, डी प्लस सी मतलब डी इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, और सी क्रॉस ए मतलब सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। तो ए और डी के बीच में मतलब, हाँ डी ठीक है, फादर। हाँ ये दोनों मतलब सिबलिंग, ये उनके फादर, तो डी इज़ द फादर ऑफ ए पता नहीं, ए का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट डी क्रॉस सी, डी क्रॉस सी मतलब डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। एंड सी माइनस ए, सी इज़ द वाइफ ऑफ ए, सी इज़ द वाइफ ऑफ ए। यहाँ सभी का जेंडर पता है। ए का, हाँ ए का भी ठीक है, ए का ही पता है। तो इसका मतलब ए और डी दोनों में, यहाँ ए और डी दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, डी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए और ए इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। क्लियर है,
मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ और ये हस्बैंड के भाई। चलो नेक्स्ट। सर ऑप्शन डी में ही हो रहा है। डी में? आउच। हाँ सर। इसमें भी वैसे ही चेक करना ही पड़ेगा। हाँ सर, डी। डी, सी इज द सन ऑफ एम बताना है। सी इज द सन ऑफ एम। अच्छा, देखो इसमें भी वैसे इसमें यहाँ पर हो तो नहीं रहा, लेकिन अगर a माइनस बी जो है वो बताता है कि a इज़ द सिस्टर ऑफ b, यानी कि अगर c के आगे मतलब c के बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में मतलब किसी भी ऑप्शन में अगर माइनस साइन है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि c इज़ द सिस्टर ऑफ दैट पर्सन, यानी कि c जो है वो क्या बन जाएगी, फीमेल। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन c इज़ द सन ऑफ m नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, बट मैं वैसे चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें सी के आगे माइनस लगाओ। ठीक है, बट यहाँ पर फिलहाल किसी में नहीं है, तो अगेन फिर वही करना है, स्टार्ट विद द लास्ट वन। ठीक है, स्टार्ट विद द लास्ट वन, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन मतलब एम इज़ द फादर ऑफ एन। एम इज़ द फादर ऑफ एन। एम। ठीक, एन माइनस सी, एन इज़ द सिस्टर ऑफ सी। ठीक, and C plus F, that means C is the brother of F. C is the brother of F. तो C is the son of M। हाँ ठीक है, इसी में आएगा। ये तीनों सिबलिंग जिसमें से ये सिस्टर ये ब्रदर इसका पता नहीं और ये उनके फादर। ठीक है, तो C is the son of M। क्लियर है बात? ठीक है ना? यस सर। इस वाले में बताओ, इन तीनों में C और M के बीच का रिलेशन। क्या सर? क्या हो गया? सर क्या? अरे बनाओ यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है क्या? अब टाइम पास थोड़ी चल रहा है यार, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बढ़िया है। क्यों भाई? गणेश कुमार, यस सर, सही है प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर, जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सर आप मेरी बात में उसको ही बीच में क्यों लाते हो? वो एकदम मेरे से ऑपोजिट चलने वाले पर्सन है। अच्छा, आज में बताओ, प्रैक्टिस जरूरी है कि नहीं है? ओ हाँ सर, अब रहने दो अब। आज में बताओ। हाँ सर। तो फिर अब ये तो नहीं है आपके अपोजिट।
अब बाहर मिलते हैं इसके। अब क्या कहोगे आप? कुछ नहीं, इसको यही बोलूंगी कि तू क्लास के बाहर मिल। हम्म, अब आपकी जो एक फ्रेंड थी वो तो आती नहीं क्लास में। आपकी एक और फ्रेंड थी ना, वो सर क्यों? वो मीट में बिजी है। उनका कोई पेपर वगैरह है, वो बीपीएससी का। हाँ सर वो मीट में बिजी है। हाँ, तो वो वहाँ बिजी है। वो ये प्रीलिम्स के बैरियर को तोड़ के आगे निकल चुकी हैं। अच्छा है ना सर। तो इसीलिए तो वो वहाँ बिजी हैं। हम्म। तो 4 लोग हैं, अब इसमें से जिसको आप अपने सपोर्ट में कर सकते हो कर लो। किसी का नहीं करना है सर। इतने दिनों बाद आ रहे हो, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है? आपने बीच में सारे टॉपिक तो पढ़े होंगे नहीं, वो बीच वाले पढ़े? नहीं सर, तो पढ़ोगे अब? लेक्चर्स नहीं देखूंगी सर, मेरे पास मेरी नोट्स होंगी, उसमें से देख लूंगी। जहाँ कहीं नहीं समझ आया वहां पर आसमा को पूछ लूंगी। फिर भी नहीं समझ आया तो फिर लेक्चर देखूंगी। ठीक है। हाँ भाई बताओ, ए बी सी में क्या रिलेशन बन रहा है एम और सी के बीच में? सर अब करेंगे, वो अब तक तो बातें ही कर रहे थे। हाँ ठीक है, करो। तुम बातें बहुत करते हो हैं। चलो करो, चलो करो करो। किसके किसके बीच का एम रिलेशन एम बताना? और सी, एम और सी और एम। वही मतलब। सर फर्स्ट में यम सी की बुआ है। इसमें क्या है? यम सी की बुआ है। इसके बाद? नेक्स्ट इसमें सेकंड में यम जो है वो नहीं नहीं सी यम का चाचा है। सी चाचा है उसका, मतलब अंकल। यम का जेंडर नहीं पता है। सी 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 अंकल है यम का। सी इज अंकल ऑफ एम। और लास्ट वाले में? उसमें एम लास्ट वाले में भी सी यही में सर। एम बुआ होगी सी की। एम हाँ इज यम आंट है, आंट ऑफ सी। मतलब यहाँ पे सी का जेंडर नहीं पता। फर्स्ट और ए और सी में सेम है। हाँ सेम है। और इसमें सी का जेंडर नहीं पता है पर। अच्छा, इसमें भी ठीक है। एम माइनस एन, एम माइनस एन, यानी कि एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एन क्रॉस सी, एन इज द फादर ऑफ सी, एन इज द फादर ऑफ सी, एंड सी प्लस एफ, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है। सी के फादर एन, एन की सिस्टर एम, तो एम इज़ दी आंट यानी कि बुआ। ठीक है, और एफ का जेंडर नहीं पता इसमें, है ना। नेक्स्ट, 1 मिनट रुके।
सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। हम कहाँ पर थे? यहाँ पर। f माइनस सी, f इज़ द सिस्टर ऑफ c, f इज़ द सिस्टर ऑफ c, ठीक है। c प्लस n, c इज़ द ब्रदर ऑफ n, c इज़ द ब्रदर ऑफ n, और n क्रॉस m, दैट इज m, n इज़ द फादर ऑफ m, n इज़ द फादर ऑफ m। इसका मतलब है कि ये तीनों सिबलिंग और ये, तो c इज़ द अंकल ऑफ m, c इज़ द अंकल ऑफ m, ठीक है। और लास्ट वाले में आपने इसमें कहा कि n प्लस m, यानी कि n इज़ द ब्रदर ऑफ, n इज़ द ब्रदर ऑफ m, m माइनस f, m माइनस f, m इज़ द सिस्टर ऑफ f, m इज़ द सिस्टर ऑफ f, और f क्रॉस c, यानी कि f इज़ द फादर ऑफ c, f इज़ द फादर ऑफ c, यानी कि ये तीनों फिर से सिबलिंग और ये इनका जो भी है डॉटर या सन, यानी कि अगेन m इज़ द आंट ऑफ c, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं कल आप लोगों से कहना चाह रहा था, मैं नहीं कह पाया था, लास्ट में कुछ हम और बात पर लग गए थे। मेरा कहना ये है कि जब आप मतलब इसको आप अभी से प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में भी ये बात काम आएगी कि आपको इतना मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो इतनी होनी चाहिए, इस लेवल की होनी चाहिए कि आप जब पेपर जब आपके सामने हो और जब आप क्वेश्चन देखें ना तो आपको हार्डली मतलब कितना कम से कम टाइम में आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज़ द सेकंड पार्ट। पहला पार्ट है कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, आप पहली बार में, जब मैंने आपको बताया था परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे, आप पहले पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करोगे, ठीक है, बट पहली बार में आप सारे क्वेश्चन को पूरा पूरा तो नहीं पढ़ोगे, आप तो जस्ट एक, जिसको कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, ग्लांस करेंगे, है ना, यस। लेकिन जब आप उसके बाद जब आप पेपर करने स्टार्ट करोगे आफ्टर लेट्स से 2-3 मिनट्स के बाद जब स्टार्ट करोगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, तो चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का हो, ठीक है। अब जैसे आरसी में नहीं हो सकती ये चीज़, क्योंकि आरसी में क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले या उसके बिना आप ये नहीं बता सकते कि वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट, ठीक है। भले ही आप उसको रिवर्स अप्रोच से करो कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो, बट अनटिल अनलेस आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो आपको नहीं पता लगेगा कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। ये उन क्वेश्चंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, जो मुझे लगता है। अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है कि आप क्वेश्चन पढ़े बिना बता दो आरसी का कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो वो फिर बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है जी। किसी के पास है तो प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ भी, सो दैट कि मैं और कोई बताऊंगा। किसी के पास है कुछ टेक्निक ऐसी? नहीं सर, नहीं। कि आरसी के क्वेश्चंस को आप बिना पढ़े मेरे हिसाब से तो वो नहीं बता सकते कि सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है, बट दिस डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है। आप रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़ के, खासकर ऐसे क्वेश्चन जैसे क्वांट के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे ऐसे, खासकर नंबर सिस्टम वगैरह के, आप उनको देखते ही या उनको पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ उतनी ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे जितना ज़्यादा आप इसको लेकर प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की। क्योंकि आप ये चीज़ को समझो, आपने मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, पहले आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा लेट से 5 सेकंड या 10 सेकंड में, 10 सेकंड मान लो, ठीक है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को करने गए, है ना, और मान लो 1 मिनट होने के बाद आपको पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब नहीं होगा या ये नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ के चलो कि वो 1 सेकंड, 1 मिनट और 10 सेकंड या 15 सेकंड वो आपके वेस्ट है, पूरे के पूरे वेस्ट है। समझ रहे हो? क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए है ही 2.5 मिनट, है ना, 40 क्वेश्चन के हिसाब से भी, और उसमें से भी अगर आपने 1-1 मिनट 2-2 मिनट ऐसे 10 क्वेश्चन में बर्बाद कर दिया तो आप समझो कि आपके 4-5 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? यस सर। इसलिए जिस क्वेश्चन पे हाथ डाल रहे हो, हाथ ऐसे ही क्वेश्चन पे डालो जिसमें आपको श्योर हो कि इसको कर लेंगे हम, ताकि फिर उसमें आप पूरा 2-2.5 मिनट दो। लेकिन ऐसा नहीं करो कि क्वेश्चन को पढ़ते ही मतलब जंप टू द सॉल्यूशन नहीं होना है, कि क्वेश्चन को देखते ही पढ़ते ही पहली लाइन पढ़ी और करना शुरू कर दिया, और पता चला 4 लाइन आने के बाद जब तक 1 मिनट बीत गया तब पता लग रहा है कि अभी क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। और ये कब पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब,
क्योंकि तभी आपको ये चीज़ पता लगेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे होंगे या किस तरीके के क्वेश्चन मुझसे नहीं होंगे। क्योंकि ये जो एक एक मिनट भी अगर हर कुछ 10 क्वेश्चन में भी बचता है ना, तो ये आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन सही करने का टाइम मिलता है आपको। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चन में ये एक एक मिनट बर्बाद कर दिया तो आपके 4 क्वेश्चन का टाइम जाएगा। यस सर। ठीक है ना? और सर हाँ पहले तो इंसान को ना चैप्टर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरे कौन से चैप्टर स्ट्रांग है और कौन से ठीक नहीं है उतना, हाँ, वो तो है ही है। फिर नहीं, उसमें आप ये करे तो सही मतलब रहता है। वो तो प्राइमरी आपका स्टेप है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे आपका मान लो कोई टॉपिक स्ट्रांग है भी, और उसमें से भी मान लो कि कभी कोई वो ऐसा भी क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं होगा, हाँ तो वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। हाँ अब जैसे मान लो लेट से आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक स्ट्रांग है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन का टॉपिक अगर आपने जैसे क्वेश्चन देखा तो देखते ही करने लग जाओगे, तो हो सकता है कि ब्लड रिलेशन का भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा। हाँ सर, तो ये भी तो होगा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। स्ट्रांग ही है, पर अब यही वो ससुर वाला ही नहीं बना तो मेरे फिर से। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। पहला तो वही आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन जो टॉपिक आप कर सकते हो उसमें भी जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि देखो वही बात है कि करने सारे हैं नहीं, करने 50% ही है, 40 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 80। तो आपको ये जो पिक एंड चूज करना है ना, ये वहां पर बैठ के प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस अभी करनी है ताकि वहां पर जाके उसको आप अप्लाई करो बस। क्योंकि भाई देखो वो 2 घंटे जो है ना, वो आपका जो पूरा साल सब भर कुछ है, डिसाइड कर देता है सर, सब कुछ डिसाइड वही करता है। वो आपका जो पूरा साल भर है वो डिसाइड सिर्फ उन 2 घंटों में ही होना है। अगर उन 2 घंटे में आपने सही स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो हो सकता है कि पुरानी कुछ कमियां भी वहां पर छुप जाएं। लेकिन अगर आप वहां पर गड़बड़ कर गए तो आपने साल भर कितना भी पढ़ा हो वो मैटर नहीं करता फिर। ठीक है, यस सर। और वो स्ट्रेटेजी आप तभी सही से फॉलो कर पाओगे जब आप अभी से उसकी आज से प्रैक्टिस करोगे। चाहे आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप घर में कर रहे हो, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, हर जगह आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है। क्योंकि ओवरनाइट वो स्किल्स डेवलप नहीं होनी है कि आप ये मान के चल रहे हो कि आप एग्जाम के एक दिन पहले तक तो जैसा मन है वैसे कर रहे हो, और एग्जाम के दिन आप सोच रहे हो कि यार हम वहां पर जाके सब कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं होता फिर वहां पर जाके। ऐसे नहीं होता, नहीं सही होता, है, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ठीक सर है, आप ये बताना कि लास्ट टाइम आपने चेक किया था, आप तो कितने ऐसे थे आरसी को छोड़ के जो क्वेश्चंस डुएबल थे कि आप आसानी से कर सकते हैं? मैं आपको अभी बता सकता हूँ। अब लास्ट ईयर तो यार मैंने किए थे वो क्वेश्चन, लेकिन मैंने ऐसे नोट नहीं किए। मैं आप चाहो तो अभी सर बता दूं आपको। अप्रोक्स चलो अभी टू बताता थ्री हूँ, हाँ आज डिस्कस कर लेते हैं उस बात को। ठीक है, क्योंकि हाँ मेरे सर, मैं देखो जैसे मेरा मेरा तो ये मानना है कि पेपर सॉल्व करना और पढ़ना वो एक काम है। ठीक है, मतलब दैट इज ओनली हाफ ऑफ द स्टोरी। हाफ ऑफ द स्टोरी है उसको वहां पर जाके इम्प्लीमेंट करना। सही में सर। क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं किए ना सही से तो ये सारा पढ़ा लिखा जो है ये इट इज हाँ, आप इक्वल उसमें टू आप जीरो। 10 भी रिवीजन कर लो, 15 रिवीजन कर लो, फिर मायने ही नहीं रखता वो। कोई मायने नहीं रखता। चलो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आंसर तो सारे हैं, मैं आपको क्वेश्चन देख के ही बता दूंगा कि कौन सा। आप नोट कर लेना बस कितने होंगे। ठीक है, हाँ ओके सर। आरसी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि आरसी में मैंने आपको बताया कि आरसी का कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ सर, समझ रहे आरसी हैं ने ना? ही डुबा दिया। अरे मैं तो देखो मैं तो आरसी को बहुत अनरिलायबल मानता हूँ, और वो इसलिए भी ना। वही सही है, आप ऐसा मत बोला करो नहीं आरसी नहीं को। और अब दुख की बात ये है कि मेरे स्ट्रेट पीसीस में आरसी आता नहीं है जो मेरा स्ट्रोक नहीं है। नहीं, देखो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो आरसी में आप मानो बहुत बढ़िया हो, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जैसे जो भी हो बहुत बढ़िया हो आरसी में, लेकिन आरसी के साथ फिर भी एक मैटर ऑफ अनसर्टेनिटी है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, आपने ये पूरा पढ़ा, उसके बाद आपने ये 4 ऑप्शन देखे, आपने इन चारों ऑप्शन को समझ लिया, मार्क किया, बट आफ्टर दिस ऑल्सो स्टिल ये सही है या नहीं है, डाउट है। ठीक है, जो मैं मानता हूं कि डाउट तो है, और ये जो डाउट फैक्टर है ये क्वांट और रीजनिंग में है उसमें भी, बट कम है।
हाँ सर आई अग्री, पर जो कितना भी कर ले उसका अकाउंट सही बन ही नहीं पाता, वो नहीं नहीं बेचारा कहाँ जाएगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि वो ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नोट करते जाना, ठीक है। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आई वुड से डुएबल है, ठीक है। सर थोड़ा जूम कीजिए ना। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। दिख रहा है अब? और करूँ क्या? ना रे ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डुएबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी डुएबल है बट एग्जाम कंडीशन में नहीं, तो इसको आप मत मानिए, ठीक है। 5 को डुएबल मानिए, एक नोट कीजिए। 6 जो है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस आर सेटिस्फाइंग दिस वेयर दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये भी आई कैन से डुएबल है, ठीक है। 7th 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 8th इज़ वेरी इजी, 9th इज़ वेरी इजी, ये आप कर सकते थे। 10th तो हमने अभी किया ही है कुछ दिन पहले, ये भी आप कर सकते थे, ठीक है। नोट करते जाना, हाँ, हाँ जो हाँ मैं आपको सर। डुएबल बता रहा हूँ। उसके बाद सीधे आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 वही जो क्यूब का क्वेश्चन है, ये भी डुएबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्यूब वाला हमने किया भी था ये। 16 इज़ ऑल्सो वेरी इजी, ये भी डुएबल है। 17 भी वाला भी हमने भी कुछ दिन पहले किया था, है ना भाई गणेश कुमार? यस सर। ये वही वाला है, वो किलोमीटर वो बाइक वाला है ना, वही कंजम्पशन वाला जो क्वेश्चन था, ये भी आसान है। 17 ये भी डुएबल है। 18 18 इज ऑल्सो डुएबल, ठीक है। 19 भी हम लोगों ने किया था ऑर्डर एंड रैंकिंग में, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। 20th क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, यूनिट डिजिट निकालनी है मल्टीप्लीकेशन में। बोल रहे हो आप, क्या? सबको डुएबल नहीं बोल नहीं, रहे अरे हो। यार मैं आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, अब आपको देखने में टफ लग रहा है, सारे के सारे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है 5 को। तो आपको पता है कि 5 को जब आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 ही आता है यूनिट डिजिट में, बात खत्म। इतना ही सोचना, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर हाँ सर। कंसेप्ट बढ़िया है तो बाबू क्वेश्चन में नहीं है दिक्कत, जिसमें होगा दिक्कत मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 25 में आओ। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय, ये कर सकते थे बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। 26 ये भी हमने परसों किया था अभी रेशियो प्रपोर्शन में, जब हम रेशियो निकाल लेते हैं इसका, हाँ सर ये भी माइनस। डुएबल है, ठीक है। इसको भी नोट करें। 27 भी हो जाता है बट एग्जाम कंडीशन में मत मानिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हटा दीजिए 27। 28 सेट ऑफ एंड डिजिट नंबर, ये भी थोड़ा सा एग्जाम कंडीशन में समझने में टिपिकल है, तो इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। 28। नेक्स्ट कम्स 29। 29 भी एग्जाम कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल है, रहने दीजिए। सी, ये 30th अगेन वही है, अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है। हाँ सर। तो ये डुएबल है, नो प्रॉब्लम इन दिस। कम टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये बीच में सब आरसी है। 35 35 says what is the maximum value of n such that this is divisible by 35 raised to the power n। ये क्वेश्चन भी डुएबल है, ठीक है। इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, वही फैक्टर्स बना के 35 का मतलब है 5 और 7 की पावर्स में लेके चलना है, हाँ सर ठीक 7 है। into 5। ये भी आसान है। सीक्वेंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 37 आपका एसडीडी का क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 38 भी वैसे मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें आपको इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कर सकते हैं बट चलो फिर भी नहीं माने, क्योंकि टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ठीक है। 39 वैसे डुएबल है बट थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अगर रखना चाहो रखो, हटाना चाहो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट ईयर डिस्कस भी किया था हमने, पहले भी आ चुका है ये, इसमें तो करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो डायरेक्ट हाँ सर। देख के ऑप्शन लगाने वाला था, ठीक है। 2.5 नंबर फ्री के थे उसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज अगेन इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा लंबा था ये, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। एफिशिएंसी वगैरह भी दी थी, चलो हटाना चाहो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 46, क्वेश्चन नंबर 46 इज n is the natural number, what is the number of distinct remainders of 1 raised to the power n plus 2 raised to the power n divided by 4, ठीक है। इसको कर सकते थे वैसे, हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर आपको याद होगा उसमें किया था जो सीडीएस का क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया था आपको ऐसा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट था हालांकि, बट इसको भी आप डुएबल मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 47
47 इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। 47 भी आपका इजी क्वेश्चन ही है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड 481, ठीक है। पी इज क्यू, क्यू क्यू भी या 3 डिजिट नंबर है ना। उस 3 डिजिट नंबर में मैंने आपको बताया था कि 37 विल बी अ फैक्टर देयर, ठीक है। इसके बाद 489th डिजिट ऑफ दिस नंबर था, ये भी आसान बट थोड़ा सा लंबा है, तो आप चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। 49 वाला क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलो ये थोड़ा सा टिपिकल है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हाँ हमने नहीं किया था। डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग भी क्या है, मतलब ये अजय भी टाइप क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब किसी टॉपिक में रखना है इसको मुश्किल है। अब ऐसा क्वेश्चन वही है कि एग्जाम में एकदम से आ जाए और पहले कभी नहीं किया हो तो फिर रिस्क हो जाता है करने में, तो चलो हटा दो, ठीक है। 50th क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बट एग्जाम कंडीशन में करना थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। ये करा था किसी ने 50th क्वेश्चन? मैंने तो नहीं किया सर। क्वेश्चन अच्छा था ये, आगे में करेंगे इसको हम, लेकिन ये वही है कि क्वेश्चन अच्छा था बट एग्जाम कंडीशन में करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। 55 तो आप लोगों का अभी जो चल रहा है वही है, ब्लड रिलेशंस। हाँ ये तो हो गया था सर। ये आसान था, इसमें तो आपको लास्ट जेंडर ही नहीं पता थे दो तीनों के, तो वैसे ही कर दिया वो, ठीक है। इट इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 50th इज ऑल्सो इजी, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। 57 इज कोडिंग डिकोडिंग, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये ऐसे टॉपिक जो है ना, ये क्वेश्चन पेपर आसान बना देते हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हम लोग लास्ट का जो हमारा टॉपिक होगा मिसलिनियस वाला उसमें करेंगे, बट ये फिर से चलो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट। 59 59 भी क्वेश्चन तो वैसे इजी है बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लंबा है, हटाना चाहो हटा सकते हो। अगेन 60th क्वेश्चन इज ऑफ सीक्वेंस, इसको किया जा सकता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 65 65 इज क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है। देखने में लंबा लग रहा है बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये शायद हम लोगों ने किया भी था अभी जब हम पढ़ रहे थे। इसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 66 कोडिंग डिकोडिंग, अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दैट इज डिवाइडेड बाय 6, अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर। ऑड इवन लगा के कर सकते थे बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 68 इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 69 चलो फिर से थोड़ा सा टिपिकल है, 69 को भी छोड़ो। 70 हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, ये भी आपका वही है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये भी हो जाता 70। इसके बाद है आपका, ये मैंने जो शीट उस दिन सॉल्व करी थी पेपर वाले दिन, ये अभी तक मेरे पास ऐसी ही रखी है मैंने, क्योंकि ये काम आती है ऐसी देखने में। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 73 इज अगेन अ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम कंडीशन में करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगेन ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको आप किसी कैटेगरी में रख पाएँ, मुश्किल है, कैटेगरी में डिफाइन करना मुश्किल है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 भी थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है। 75 आप कर सकते थे, ठीक है। 75 द आंसर इज डी, और कर ये किया जा सकता था इसको। 76 भी कर सकते थे। 77 तो वही है, अभी इसको आप एग्जाम हॉल में अब आप क्या माने मैं नहीं कह सकता, बट क्वेश्चन तो इजी था ये, जो 11 नंबर्स का सेट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाता, मतलब 11। 78 इज ऑल्सो ईजी, सिंपल आपका एवरेज की डेफिनेशन के बेस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 इज ऑल्सो ईजी, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट ईयर शीट में भी करे थे। और क्वेश्चन नंबर 80 इज अगेन अ बिट टिपिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आप नहीं कर पाते या थोड़ा सा टाइम लग सकता था, तो आप इसको इंक्लूड ना करें। अब मुझे बताओ क्या हिसाब बन रहा है? सर 32। 32? हाँ सर 32। ये 32 मैंने वो बताए हैं जो मतलब बिल्कुल होने वाले थे, ठीक है। मतलब मैंने जिसमें भी थोड़ा सा भी एक टिपिकल, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी हटा दिए हैं जो टाइम टेकिंग थे, ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको दोनों हटवाए हैं टाइम एंड वर्क के, वो दोनों क्वेश्चन डुएबल हैं, उनमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस थिंग इज कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कि 2 ढाई मिनट में ना हो तो 3 साढ़े 3 मिनट में हो जाएंगे, 4 मिनट में तब भी हो जाएंगे,
ठीक है, तो मतलब आपको 40 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे यार, है कि नहीं है? मतलब 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आप, मैं यहाँ से बता रहा हूँ केवल क्वांट और रीजनिंग में से। आरसी को तो मैंने देखा भी नहीं है ना? क्लियर है बात? हाँ सर। यस तो सर। क्वेश्चन मिल जाएंगे यार, क्वेश्चन की मिलने की वो नहीं है, बट ओनली थिंग वही है कि आप क्वेश्चन को करते टाइम आपको थॉरो होना पड़ेगा। अभी ये 2 क्वेश्चन जो है, चलो ब्लड रिलेशन वाले ही कर लो फिर, अभी टाइम है 10 मिनट, कर लो इनको, 55 करो। दिख रहा है? हम्म, अब करो। सर ओनली 4। ओनली 4? हाँ सी? ओनली 4। हाँ सर। देखना पड़ेगा यार, करेंगे, बाकी लोग करो। कैसे काम करता है? हाँ ऐसे ही। वाह, क्या है ये? अरे तो लाइन बन गई। ये इनका इस्तेमाल कभी किसने किया है? सर मेरा आंसर ओनली 4 आ रहा है। ओनली 4 आ रहा है? ये बताओ इसका इस्तेमाल कभी किया है? छोटे थे तब, क्या इस्तेमाल किया अभी था आगे इसका? नहीं है। क्या इस्तेमाल करते? मैंने तो आज तक कभी इस्तेमाल नहीं करा इनका। किस लिए यूज होते थे ये? वो कुछ होते थे, वो जो मेरे को पसंद नहीं आता ना, वो क्या बोलते हो, ज्योमेट्री या ज्योमेट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन बना करने के लिए? हाँ। यार हमने तो कभी नहीं करा इससे कोई कंस्ट्रक्शन। क्या किस काम होते हैं ये? किसी ने बोला था कि ये पैरेलल में आने काम आते हैं। सेट स्क्वायर बोलते हैं ना इनको। हाँ भाई, कम बैक टू द क्वेश्चन। आंसर आ गया सबका गणेश कुमार? यस सर, ओनली 4। ओनली 4 आ रहा है? सर 1 3 4 6 स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। चलो देख लेते हैं। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, तो पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, ठीक। एस इज आर्स मदर। एस इज आर्स मदर। एस इज आर्स मदर। टी इज पीज फादर। टी इज पीज फादर। तो यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए फिर, है ना? ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये उनके 3 बच्चे, जिसमें से पी का जेंडर पता है, क्यू और आर का नहीं पता है। एस एंड टी आर कपल, ठीक है। क्यू इज टी सन। अब जब क्यू का जेंडर ही नहीं पता तो सन कहाँ से भाई? टी इज क्यूज फादर, हाँ ये ठीक है। थर्ड फोर्थ वन इज एस इज पीज मदर। एस इज पीज मदर, हाँ ये भी ठीक है। आर इज टीज डॉटर, आर का तो पता ही नहीं। और पी इज एस सन। पी इज एस सन, हाँ ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4, बस। आसान क्वेश्चन था, नहीं था? है ना? हाँ ना। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ। और ये उसमें वही कंसेप्ट यूज हुआ है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये कैसे बंद होता है अब? क्या प्रॉब्लम है यार? ये बंद कैसे होता है?
रुको, वापस उधर जाते हैं, एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। एक और है भी, कौन सा था वो, 84 या कौन सा, एक क्वेश्चन और था। क्वेश्चन नंबर, लेट मी जस्ट चेक, क्वेश्चन नंबर 84 कैसे हो सकता है, 84 नहीं, 74। वही सर, 84 कैसे हो वही सकता तो है? कहा, 84 कैसे हो सकता है, कुछ भी है। सर वो 70 कौन सा क्वेश्चन था कौन सा, हमने किया, वो कौन से नंबर का था? 55 अकॉर्डिंग टू दिस सेट, मतलब सेट ए। बीच में आए तो रखना, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। सिर्फ 16 ही किया। अभी मैं दिखा दूंगा, हाँ अभी वो हट गया, मैं भी दोबारा दिखा दूंगा, रुक जाओ। एक तो इसमें ना ये बड़ा छोटा आता है, इसको उधर ले जाके बड़ा करना पड़ेगा। रुक जाओ 1 मिनट, मेरे को इसकी वो लेने दो, मैं फिर आपको इसको वहीं दिखाता हूँ उधर ही। ये लो, इसकी ले लो, इस वाले की स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लो। ले लिया? ले ली ले ली ले ली। मैं इसको यूज़ नहीं करता, ये मेरे को हैंडी नहीं लगता है। अरे फिर आप एज में चले जाओ ना, उससे हैंडी कुछ नहीं होता है। और अरे वो तो ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम करता है ना ऐसे में। फिर वो अगर पूरी पीडीएफ उसमें खोल लें तो वो ठीक है, बट ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो ये उधर, ये इसमें प्रॉब्लम करता है। चलो फिलहाल तो करो इसको। दिख रहा है अब, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ना रे ना सर। ना दिख रहा है अभी करते हैं कुछ व्यवस्था यार। ऑप्शन तो पता है ना तुम्हें क्या होते हैं, ऑप्शन तो पता होते हैं ना? अब क्वेश्चन तो दे दो, हम कर लेते हैं सर। हाँ नहीं नहीं, मैं इसका ये हटा देता हूँ। बड़ी दिक्कत है यार। मैं आपको केवल क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है? ऑप्शन वही 4 ऑप्शन जो स्टैंडर्ड होते हैं। सर एज स्क्रीनशॉट पेस्ट, सर उसमें स्क्रीनशॉट ले भी ले सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हैं। किसमें? एज में, माइक्रोसॉफ्ट एज में। अरे वो उसमें कर सकते हैं, वो लिखने में प्रॉब्लम करता है ना। अब ठीक है, हम्म। आंसर वही है, 4 ऑप्शन जो आपके होते हैं कि कैन बी सॉल्व बाय वन स्टेटमेंट बट नॉट सेकंड, कैन बी सॉल्व बाय अदर स्टेटमेंट अलोन, कैन बी सॉल्व बाय कंबाइंड, एंड कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन डी जो नया आया हुआ है वो सर नहीं बता सकते दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी। हम्म दोनों स्टेटमेंट यूज करके नहीं बता सकते बिकॉज क्यू और पी का दोनों का जेंडर नहीं पता है। दोनों का यूज़ करके नहीं बता सकते? नहीं। सबका यही आ रहा है? सर एक मिनट पर, नया क्वेश्चन है। नहीं हो रहा है सर, मतलब किसी से भी नहीं बता पा रहे। गणेश कुमार Yes, sir. क्या बोलता है? Cannot be answered. कैनॉट बी आंसर्ड?
और सर ये तो सोल्व किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करने के लिए तो किया, पर आपने जो बताया था ना ट्रिक, उस हिसाब से भी हम यहाँ देख सकते हैं, वो मेरे को भी याद है कि Q और P का रिलेशन बताना ना। पहले स्टेटमेंट में Q और P दोनों नहीं दिए है, और दूसरे में भी सिर्फ Q दिया है, पहले में सिर्फ P दिया था। वो भी लॉजिक लग सकता है, मैंने तो सोल्व ही किया हालांकि। तो फिर कंबाइन करके तो चेक करना पड़ेगा ना। हाँ इंडिविजुअल से नहीं पता लग रहा है वो तो खैर आप चलो यहाँ से ठीक है कि क्यू और पी में आपको रिलेशन चाहिए, यहाँ सिर्फ पी है, हाँ यहाँ क्यू है ही नहीं, तो स्टेटमेंट वन अलोन से तो नहीं आएगा। हाँ, टू अलोन से भी नहीं। इस वाले में केवल क्यू है, इसमें पी नहीं है, तो स्टेटमेंट अलोन टू से भी नहीं आएगा। हाँ अब दोनों कंबाइन तो करना करके देखना पड़ेगा। हाँ। पी हैज़ टू सिस्टर्स दैट इज आर एंड एस, यस। और ये दोनों सिस्टर्स हैं। पी का जेंडर नहीं पता। एंड आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। आर्स फादर, आर के कोई फादर हैं, पता नहीं कौन है वो क्यू के ब्रदर हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है। पी और क्यू में क्या रिलेशन है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। अगर क्यू का जेंडर भी पता होता तो भी काम चल जाता, है ना, क्योंकि क्यू का रिलेशन बताना है पी से। पी का जेंडर नहीं भी पता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्यू का जेंडर भी पता होता तो पता लग जाता है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। हाँ, हाँ किसी बट का जेंडर नहीं पता है। हाँ, यहाँ पर दोनों का ही नहीं पता है। आर इज द फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, वो ठीक है, बट क्यू इज फीमेल और क्यू इज मेल नहीं पता, तो इसलिए इसका ऑप्शन फिर डी वाला वाला ऑप्शन होगा इसका मतलब। हाँ अब ऑप्शन देखते हैं हम। सर, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता, वो जब एक दूसरे से बात करने लग जाता है ना, तब वो दिक्कत देता है। हाँ हाँ, वही है इसका। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा ये वाला ऑप्शन अलग है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, और वो है कि इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो ये दो क्वेश्चन आए थे, दोनों ही आसान थे, है ना। हम्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं यार, और हो जाएगा काम। ठीक है, बट प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल को मिलेंगे। शीट, अब वो तीनों शीट करनी है लेकिन, हाँ ठीक है, ठीक है फिर सर। मंडे को डिस्कस करेंगे। बट तीनों कर लें अब, क्योंकि वीकेंड भी है, और अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर पाइल अप हो जाएगा बहुत। नहीं नहीं सर, मंडे करेंगे। हाँ, क्योंकि ये टॉपिक कल हो ही जाएगा पूरा, तो कल इसकी भी शीट मिल जाएगी, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलिए बाय बाय देन, टेक केयर।